हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। हम अपने फिजिक्स क्लास को आगे फिर कंटिन्यूएशन में लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब कोई भी वायर हो तो उसका रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी वायर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, इस पर डिस्कशन किया था। ओके, वहां पर आपने देखा था, उस क्लास में आपने देखा था कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो R m अपान NE स्क्वायर टाउ इंटू L अपान ए होता है। R m अपान NE स्क्वायर टाउ इंटू L अपान ए होता है। यहां से अगर हम देखें तो किसी वायर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ पर डिपेंड करता है और उसके एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है और जिस मटेरियल का वो बना हुआ है कंडक्टिंग वायर, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो किसी भी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स से डिसाइड होता है। एक तो उस वायर की लेंथ क्या है, दूसरे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तीसरा जिस मटेरियल से वो बना हुआ है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। मीन्स सिल्वर का रेजिस्टेंस अलग होगा, कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस अलग होगा। अगर आप सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लोगे लेकिन मटेरियल डिफरेंट कर दोगे तो मटेरियल के डिफरेंट हो जाने से उनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो चेंज हो जाते हैं। इससे भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है, कॉपर का बना है या जिंक का बना है या एल्युमिनियम का बना है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो जब आप नेचर चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और साथ साथ उस कंडक्टर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से भी रेजिस्टेंस चेंज होता है। अभी हम केवल दो फैक्टर का डिस्कशन कर रहे थे, एक लेंथ का, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। इसके प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जब कोई वायर स्ट्रेस्ड कर दिया जाए या पुल्ड कर दिया जाए तो उस केस में उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा। हमने आपको ये बताया था कि किसी वायर को स्ट्रेस्ड कर देने पर या पुल्ड करने पर उसकी लेंथ तो इंक्रीज होती है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन साथ साथ डिक्रीज होता है। मीन्स वो लेंथ में तो बढ़ेगा लेकिन थिकनेस में या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में या थिकनेस में कम हो जाएगा। और वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो अगर लेंथ बढ़ रहा है साथ साथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, मीन्स वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। तो जब भी किसी वायर को स्ट्रेस्ड किया जाता है तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और उसका मास कांस्टेंट रहता है, मास भी नहीं चेंज होगा। उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी भी नहीं चेंज होती क्योंकि डेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और उसकी रजिस्टिविटी नहीं चेंज होती है। रीजन क्या है कि मटेरियल तो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो किसी वायर को स्ट्रेस्ड करने पर या पुल करने पर ना उसका वॉल्यूम चेंज होता है, ना उसकी डेंसिटी चेंज होती है, ना उसकी रजिस्टिविटी चेंज होती है। हाँ, चेंज क्या होगा, लेंथ चेंज हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, रेडियस चेंज हो जाएगी, डायामीटर चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाएंगी। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब आप किसी वायर के लेंथ को n टाइम्स कर दें, मीन्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। उसको हम लोगों ने
फार्मूले से डिराइव किया था, R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। फिर हमने L2 इक्वल टू NL1 राइट किया था, तो आपका आ गया था R2 इक्वल टू N स्क्वायर R1। यहां से चेंज इन रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था, डेल्टा R इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट में N स्क्वायर माइनस 1 इंटू R1। ये हम लोगों ने चेंज फाइंड आउट किया था। परसेंटेज चेंज हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, डेल्टा R परसेंट इक्वल टू N स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 किया था। और इसके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब लेंथ चेंज होगी तो R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे। और अगर लेंथ में परसेंटेज चेंज 10% से कम दी गई है क्वेश्चन में, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। डेल्टा R परसेंट इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा L परसेंट। मीन्स लेंथ में जो परसेंटेज चेंज दिया गया है उसी को डबल कर दीजिए तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज आ जाएगा। लेकिन ये केस आप अप्लाई करेंगे जब लेंथ में चेंज 10% से कम दिया गया हो। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा चेंज दिया गया है लेंथ में चेंज, तब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा R परसेंट इक्वल टू L2 स्क्वायर अपान L1 स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 100 करेंगे, या डेल्टा R परसेंट इक्वल टू डेल्टा L परसेंट ब्रैकेट में 1 प्लस L2 अपान L1। इस फार्मूले को अप्लाई करने में ध्यान रखेंगे L2 L1 को निकालने में। हमने एग्जाम्पल दिया था कि किसी वायर की लेंथ अगर 25% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करा था 56.25% आया था। तो वहां पर हमने डेल्टा R परसेंट इक्वल टू डेल्टा L परसेंट ब्रैकेट में 1 प्लस L2 अपान L1 की कॉन्सेप्ट यूज किया था। डेल्टा L परसेंट 25% रखा था, और L2 L1 में अगर L1 को 100 मान लो और 25% बढ़ा दोगे, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, 25% बढ़ गए तो आप कितने हो जाएंगे 125। तो अगर इनिशियल लेंथ L1 है, 25% बढ़ जाएगी तो फाइनल लेंथ 125 हो जाएगी। तो L2 को 125 हमने रख दिया था, L1 को 100 रख दिया था, आपका आंसर आया था 56.2%। आज का डिस्कशन हमारा ये है स्टूडेंट्स कि जब आप किसी वायर को पुल्ड करोगे तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, उसकी रेडियस चेंज हो जाएगी, उसका डायामीटर चेंज हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन में वो वायर को पुल्ड करने की तो बात कर रहे हो या स्ट्रेच करने की बात कर रहे हो, लेकिन लेंथ का डिस्कशन न किया गया हो, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डिस्कशन किया गया हो, या रेडियस का डिस्कशन किया गया हो, या डायामीटर का डिस्कशन किया गया हो, तब आप न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि कोई एक वायर है जिसको स्ट्रेच किया गया तो उसकी रेडियस पहले की हाफ हो गई, अब बताइए उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। यह दे दिया गया कि कोई एक वायर है जिसको स्ट्रेच किया गया तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन पहले का 1/3 हो गया, अब बताइए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो जब आपको पुलिंग या स्ट्रेच करने की बात तो किया जाए, लेकिन लेंथ की बात ना की जाए, एरिया क्रॉस सेक्शन की बात की जाए, रेडियस की बात की जाए, डायमीटर की बात की जाए, और आपसे कहा जाए कि रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, तो आज का डिस्कशन इस पर जो है बेस्ड है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये न्यूमेरिकल में आपके बहुत काम आएगा। चाहे आप एकेडमिक एग्जाम देंगे, चाहे नीट का एग्जाम देंगे, चाहे IIT मेंस का एग्जाम देंगे, या आप में से कुछ लोग KVPY का देंगे 12 वाला, या आप में से कोई लोग NDA ऑफिसर आर्मी ऑफिसर बनेंगे, तब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसको आपको ध्यान से देखना है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसको हैंडल करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑन पुलिंग और स्ट्रेचिंग। मीन्स किसी वायर को पुल करने पर या स्ट्रेच करने पर आपको क्या करना है, उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। केस वन, ये कोई एक वायर है
इसको हमने एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया है। ये कोई एक वायर है, इसको हमने एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया है और इस वायर का रेजिस्टेंस R1 है, इस वायर की लेंथ L1 है, इस वायर का ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये A1 है और इस वायर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, इस वायर का वॉल्यूम कैपिटल V1 है, इस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेडियस स्मॉल R1 है। हमने यहाँ पर यह फोर्स से अप्लाई कर करके इसको पुल्ड कर दिया या स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने के बाद ये देखिए वायर है आपके सामने, ये लेंथ में तो बढ़ गया लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कम हो गया। लेंथ में तो बढ़ गया लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कम हो गया। अब इसकी जो फाइनल रेजिस्टेंस हो गया वो R2 हो गया, लेंथ L2 हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो गया, रेजिस्टिविटी वही रहेगी क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये रो है, वॉल्यूम V2 हो गया, रेडियस जो है वो स्मॉल R2 हो गई। अब हमें डिस्कस करना है कि R1 अपान R2 की वैल्यू क्या होगी। हमें डिस्कस करना है कि R1 अपान R2 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें डिस्कस करना है। किसके टर्म्स में? रेडियस के टर्म में। किसके टर्म में? रेडियस के टर्म में। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल R1 अपान R2 क्या होगा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। चलो देखते हैं इसका डिस्कशन किस बात पर बेस्ड है। इसका डिस्कस इस बात पर बेस्ड है कि हमें R1 अपान R2 को एरिया और रेडियस के टर्म में निकालना होगा। देखिए, वॉल्यूम डज नॉट चेंज ऑन स्ट्रेचिंग, मीन्स किसी वायर को जब आप स्ट्रेच करते हैं तो उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होता है। वॉल्यूम डज नॉट चेंज ऑन स्ट्रेचिंग, मीन्स किसी वायर को स्ट्रेच करने पर उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होता है। तो जितना वॉल्यूम V1 पहले था स्ट्रेच करने के, उतना ही वॉल्यूम स्ट्रेच करने के बाद होगा। स्ट्रेच करने के बाद वॉल्यूम V2 हमने माना है, स्ट्रेच करने के पहले V1 है, तो V1 इक्वल टू V2 होगा। क्या होगा? V1 इक्वल टू V2 होगा। तो क्या होगा? V1 इक्वल टू V2 होगा। अगर इसको हम V मान लें तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका तो V कॉन्स्टेंट होगा। यहाँ V क्या है? वॉल्यूम। V क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। अब वॉल्यूम होता है जैसे ये कोई एक वायर हो, इसका वॉल्यूम निकालना हो तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनटू लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा तो अब हमें लेंथ को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के टर्म में राइट करना चाहिए। तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट टाइम्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कांस्टेंट टाइम्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी वायर को पुल्ड किया जाता है तो उसकी लेंथ उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। मींस लेंथ इंक्रीज होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा। तो यल प्रोपोर्शनल 1/a आ गया। अब इसको हम रेजिस्टेंस क्या होता है? R इक्वल टू रो यल अपॉन ए, R इक्वल टू रो यल अपॉन ए, जहाँ रो क्या है? रेजिस्टिविटी, और आपका यल क्या है? लेंथ, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, रो और ए को एक साथ ले लें, रो अपॉन ए इंटू लेंथ को अलग कर दें, लेंथ यल हो जाएगा। ये हो जाएगा रो अपॉन ए, और लेंथ के प्लेस पर हम क्या राइट कर सकते हैं? कांस्टेंट अपॉन ए, कांस्टेंट अपॉन ए। तो यहाँ हमने कांस्टेंट अपॉन ए कर दिया। ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, रो अपॉन ए स्क्वायर। ये कांस्टेंट है तो इसको हम हटा दे रहे हैं, कांस्टेंट तो हमने ये चूज किया था। तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू रो अपॉन ए स्क्वायर, आर इक्वल टू रो अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल गया। रो तो कांस्टेंट है गिवन मटेरियल के लिए, तो आर प्रोपोर्शनल क्या हो गया? 1/a स्क्वायर। रो तो कांस्टेंट है, रो जो है वो कांस्टेंट है गिवन मटेरियल के लिए, तो यहां से R प्रोपोर्शनल क्या आ गया? 1/a स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी वायर को इस तरीके से स्ट्रेच किया जाए कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो उसका रेजिस्टेंस उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। उसका एरिया, उसका रेजिस्टेंस उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। मींस R प्रोपोर्शनल 1/a स्क्वायर।
अब इसका अगर हम लिमिट की यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। यहाँ से अगर हम परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हैं तो देखिए आर में परसेंटेज चेंज डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 हो जाएगा। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 करते हैं। और यहाँ ए स्क्वायर है, ये न्यूमरेटर में जाएगा, a माइनस 2 हो जाएगा, a माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस पावर पहले चली आएगी तो हो जाएगा -2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ये क्या है, ये परसेंटेज चेंज इन एरिया है, ये परसेंटेज चेंज इन आपका एरिया है। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ये परसेंटेज चेंज इन एरिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए परसेंट, ये हो गया डेल्टा आर परसेंट। तो आपका फॉर्मूला आ गया डेल्टा आर परसेंट इक्वल टू -2 इंटू डेल्टा ए परसेंट। अब यहाँ माइनस का मतलब क्या है कि अगर एरिया इंक्रीज होगा, एरिया परसेंटेज में इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इस फार्मूले से अगर आपको एरिया में परसेंटेज चेंज दिया गया है तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना कि एरिया में परसेंटेज चेंज 10% से कम हो, अगर 10% से ज़्यादा होगा तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो जब भी आपके न्यूमेरिकल में परसेंटेज चेंज इन एरिया 10% से कम हो तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि एक वायर को पुल्ड करके उसके एरिया में 2% डिक्रीज कर दिया गया, बताइए रेजिस्टेंस कितने परसेंट चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर परसेंट इक्वल टू -2 इंटू, अब एरिया को डिक्रीज कर रहे हो तो यहाँ डेल्टा ए माइनस में रखना, अगर एरिया को इंक्रीज करना तो डेल्टा ए प्लस में रखना, तो यहाँ हो जाएगा -2 और -2 इंटू -2 प्लस हो जाएगा तो रेजिस्टेंस में चेंज +4% आ जाएगा। तो यहाँ जब एरिया डिक्रीज हो रहा हो तो डेल्टा ए में परसेंटेज माइनस में रखना, अगर एरिया इंक्रीज कर रहा हो तो डेल्टा ए में परसेंटेज प्लस में रखना। तो जब 10% तक एरिया में चेंज दिया गया हो तो ये फार्मूला आप जो है अप्लाई कर लेंगे, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं रेडियस के टर्म में। चलिए रेडियस के टर्म में डिस्कस करते हैं क्या होता है। अब यहाँ से आप देखिए ये r प्रपोर्शन r इक्वल टू रो अपॉन ए स्क्वायर था। रो क्या है, रजिस्टिविटी है, रो क्या है, रजिस्टिविटी है। अब r इक्वल टू रो, अगर हम ये सपोज कर ले कि वायर सिलिंड्रिकल है, ये वायर सिलिंड्रिकल है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो जहां पर ए है वहां पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू रो अपॉन पाई आर टू द पावर 4 हो जाएगा। रेजिस्टेंस कैपिटल आर इक्वल टू रो अपॉन पाई इंटू स्मॉल आर टू द पावर 4 हो जाएगा। स्मॉल आर क्या है, रेडियस, स्मॉल आर क्या है, रेडियस। रो और पाई कांस्टेंट है, रो और पाई कांस्टेंट है तो आर प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा 1 अपॉन स्मॉल आर टू द पावर 4। आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्मॉल आर टू द पावर 4 हो जाएगा। स्मॉल आर क्या है, रेडियस है, स्मॉल आर क्या है, रेडियस है। अब अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो आपको तो परसेंटेज चेंज में आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो r टू द पावर -4 हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो आप इसको ऐसा राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं r प्रोपोर्शनल r टू द पावर -4। अब इसमें परसेंटेज इधर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा -4, ये पहले चला आएगा, डेल्टा r इंटू आर अपॉन 100 हो जाएगा, माइनस डेल्टा r अपॉन आर इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा डेल्टा आर परसेंट इक्वल टू -4 इंटू डेल्टा स्मॉल आर परसेंट। इससे आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस में, कब, जब आपको रेडियस या डायामीटर में परसेंटेज चेंज दिया गया हो। जब आपको रेडियस या डायामीटर में परसेंटेज चेंज दिया गया हो तो आप इस फार्मूले से रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। यहाँ माइनस साइन ये बता रहा है कि अगर आप रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, मीन्स एक दूसरे की इन्वर्सली रिलेटेड है।
तो यहाँ पर आपको जब किसी वायर को पुल्ड करेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो रेडियस डिक्रीज होगी, तो यहाँ डेल्टा आर को माइनस में रखना है। तो रेडियस अगर डिक्रीज हो रही हो तो डेल्टा आर को यहाँ माइनस में रखेंगे, माइनस पहले से तो डेल्टा आर प्लस में आ जाएगा, मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। और अगर डेल्टा आर यहाँ प्लस में रखेंगे तो रेजिस्टेंस जो है माइनस में आएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ डेल्टा आर को विद साइन रखना है, मीन्स अगर रेडियस डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा आर परसेंट को माइनस में रखना है, अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है तो प्लस में रखना है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब परसेंटेज में चेंज 10% से कम हो, जब परसेंटेज में चेंज 10% से कम हो। जैसे एक क्वेश्चन आपके यहाँ आया था कि किसी वायर की रेडियस को 0.2% चेंज कर दिया गया, बताइए रेजिस्टेंस कितने परसेंट चेंज हो जाएगा। तो 0.2% है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 0.8% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.8% आ जाएगा। या अगर आपसे कहा जाए किसी वायर की रेडियस को 0.5% चेंज कर दिया गया, बताइए परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो यहाँ से आपका डेल्टा आर परसेंट हो जाएगा 4 × 0.5 तो 1% आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए कि 10% से कम रेडियस में चेंज दिया गया हो तो यहाँ पर विद साइन आप रख करके और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे आंसर में आपको मिलेगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखिए R = ρl/a होता है, R = ρl/a होता है। रो एक गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, जब तक आप मटेरियल नहीं चेंज करेंगे तब तक वो नहीं चेंज होगा। हाँ, यल और ए चेंज कर सकते हैं। सपोज कर लो आपने 2 वायर लिया जिसमें एक की लेंथ L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, दूसरे की लेंथ L2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। अब आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा R1/R2 = L1/L2 × A2/A1। ए की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो A2/A1 आएगा, यल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो L1/L2 आएगा। तो R1/R2 = L1/L2 × A2/A1 है। लेकिन हमें यहाँ पर फॉर्मूला लाना है एरिया के टर्म में, तो हमें L1/L2 को रिप्लेस करना पड़ेगा, L1/L2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी इसके पहले डिस्कस किया था कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, क्या वॉल्यूम A × L कांस्टेंट है। तो यहाँ से आ जाएगा A1L1 = A2L2, A1L1 = A2L2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से L1/L2 आ जाएगा, L1/L2 आ जाएगा A2/A1, L1/L2 आ जाएगा A2/A1। तो जहाँ पर आपका L1/L2 राइट किया है वहाँ पर A2/A1 राइट कर दीजिए। तो देखिए A2/A1 यहाँ राइट कर देंगे तो A2/A1 पहले से तो हो जाएगा A2/A1 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? A2/A1 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? A2/A1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा R1/R2 = A2/A1 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के टर्म में आ गया। तो जब भी किसी न्यूमेरिकल में वायर को पुल्ड तो किया जाए या स्ट्रेच किया जाए लेकिन लेंथ का डिस्कशन ना किया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डिस्कशन किया जाए, तब ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। हम एक एग्जांपल ले लें। आपसे कहा जाए कि किसी वायर को स्ट्रेच किया गया, किसी वायर को स्ट्रेच करने से उसका एरिया पहले से हाफ हो गया। अब बताइए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। R1/R2 = A2 हो जाएगा A1/2/A1 का होल स्क्वायर, तो R2 = 4R1 निकल आएगा। या मान लो क्वेश्चन आ जाए किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया गया, उसका एरिया पहले का 1/3 हो गया, तब आप यहाँ पर A2 को A1/3 रख दीजिए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी आपको वायर को पुल्ड किया जाए या स्ट्रेच किया जाए लेकिन लेंथ का डिस्कशन ना किया जाए, केवल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डिस्कशन किया जाए, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अब हम अगली बात देखते हैं। ये F हो गया। F के बाद हम लोग G में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? G देखिए ये है। अभी हम लोगों ने देखा कि R1/R2 क्या है? A2/A1 होल स्क्वायर। ए जो होता है πr² होता है। अगर सिलेंड्रिकल वायर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, ए हो जाएगा πr²। हम सपोज कर ले पहले एरिया था A1, वो था πr1²। बाद में जब आपने पुल्ड कर दिया या स्ट्रेच्ड कर दिया तब एरिया हो गया A2 = πr2² हो गया। पहले एरिया था πr1², बाद में कितना हो गया? πr2² हो गया। मीन्स ये A2 इसका एरिया हो गया, A1 जो है वो इसका एरिया था।
अब रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा, R1/R2 आ जाएगा A2/A1 होल स्क्वायर। R1/R2 आ जाएगा A2/A1 होल स्क्वायर। A2 की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई R2 स्क्वायर। A1 की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई R1 स्क्वायर, और दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, R2/R1 होल 4 आ जाएगा, R2/R1 होल 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये R2 बाद की रेडियस है जब आपने वायर को स्ट्रेच्ड कर दिया है, R1 पहले की रेडियस है जब आपने स्ट्रेच नहीं किया था। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा R1/R2 इक्वल टू स्मॉल R2/R1 होल टू द पावर 4। R1/R2 इक्वल टू R2/R1 होल टू द पावर 4। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम बता दें। जैसे मान लो न्यूमेरिकल आया कि कोई वायर है जिसको स्ट्रेच्ड किया गया तो उसकी रेडियस या डायमीटर पहले की हाफ हो गई। अब आप बताइए रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, R2 को R1/2 रख देंगे। मान लो आपसे कहा जाए किसी वायर को स्ट्रेच्ड किया गया, उसकी लेंथ तो 3 टाइम्स हो गई लेकिन उसकी रेडियस 1/3 हो गई, तब आप यहाँ पर जो है यूज कर लेंगे R2 को R1/3 रख देंगे, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी आपको वायर पुल्ड या स्ट्रेच्ड तो किया जा रहा हो लेकिन उसमें लेंथ का डिस्कशन ना किया जाए, रेडियस का डिस्कशन किया जाए, डायमीटर का डिस्कशन किया जाए और आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कहा जाए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और आपको पता है कि जब वायर को आप स्ट्रेच्ड करोगे तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी। मान लो लेंथ हो गई 3 टाइम्स तो रेडियस 1/3 हो जाएगी या एरिया 1/3 हो जाएगा, तो रेडियस चेंज हो जाएगी। अब हम मान लें कि सपोज कर लें कि किसी वायर को आपने स्ट्रेच्ड किया तो उसकी नई रेडियस पहले की n टाइम्स होगी, पहले की 1/n हो गई, तो R2 हो गया R1/n। मान लो आपसे कहा जाए न्यूमेरिकल में आ गया कि किसी वायर को स्ट्रेच्ड किया गया, उसकी रेडियस पहले की हाफ हो गई या पहले की 1/3 हो गई, पहले की 1/3 हो गई, और तब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहाँ आ जाएगा R1/R2 इक्वल टू R1 की वैल्यू आ जाएगी R2 की वैल्यू आ जाएगी R1/n R1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा R14/n4 R14 कैंसिल हो जाएगा, R2 आ जाएगा n टू द पावर 4 इंटू R1, ये R2 हो जाएगा n टू द पावर 4 इंटू R1। ये नया रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये नया रेजिस्टेंस आ जाएगा। जैसे हम एक न्यूमेरिकल ले लें, आपसे कहा जाए कि एक वायर जिसको स्ट्रेच्ड किया गया उसकी रेडियस या डायमीटर पहले का हाफ हो गया, पहले का हाफ हो गया, बताइए उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो हाफ हो रहा है तो यहाँ n की वैल्यू कितनी लेंगे 2, तो आपका नया रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू R1। 2 टू द पावर 4 होता है 16, तो R2 क्या हो जाएगा 16 टाइम्स R1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया किसी वायर को अगर स्ट्रेच्ड करने पर उसकी रेडियस पहले की हाफ हो जाए तो रेजिस्टेंस उसका नया कितना हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। मान लो एक सेकंड क्वेश्चन आ गया कि किसी वायर को स्ट्रेच्ड किया गया, उसकी रेडियस पहले की 1/3 हो गई, पहले की 1/3 हो गई या डायमीटर पहले का 1/3 हो गया। अब रेजिस्टेंस बताइए, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो आपका R2 हो जाएगा 3 टू द पावर 4 इंटू R1, तो R2 हो जाएगा 81 R1, R2 हो जाएगा 81 R1। तो ये आपका नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर बात करते हैं, कि नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपका G हो गया, G के बाद हम H में बात करते हैं। तो डेल्टा, अब देखें कि नया रेजिस्टेंस तो ये आ गया R2 इक्वल टू n टू द पावर 4 R1 आ गया, लेकिन चेंज रेजिस्टेंस में कितना हो गया। तो जब भी किसी क्वांटिटी में चेंज निकाला जाता है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1 ये आ जाएगा। अब R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो उस केस में R2, तो नया रेजिस्टेंस आपका आ गया R2 इक्वल टू n टू द पावर 4 R1 हो गया। अब हम जानना चाहते हैं कि कितना चेंज हो गया रेजिस्टेंस रेडियस या डायमीटर के चेंज होने से। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज निकालना हो तो उसकी जो फाइनल वैल्यू हो गई उसमें से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दो, तो चेंज हो जाएगा डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1, डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1। तो डेल्टा R इक्वल टू R2 कितना है, यहाँ से देखें n टू द पावर 4 R1 है माइनस R1 है,
R1 कॉमन ले लीजिए, तो डेल्टा R हो जाएगा n टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू R1। डेल्टा R हो जाएगा n टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू R1। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोई एक वायर है जिसको स्ट्रेल्ड किया गया, उसकी रेडियस पहले की हाफ हो गई, बताइए रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दो, टू दी पावर 4 माइनस 1 इंटू R1, तो 16 माइनस 1 इंटू R1, तो 15 टाइम्स चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा? 15 टाइम्स चेंज हो जाएगा। ओके, अब अगर आपसे परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो डेल्टा R अपान R1 हो जाएगा, इसको इक्वल टू n 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो डेल्टा R अपान R1 इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा। n 4 माइनस 1 इंटू 100 कर दो, ये क्या है? ये परसेंटेज चेंज है। चेंज इन वैल्यू अपान इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज है। तो डेल्टा R परसेंट हो जाएगा n टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100 हो जाएगा। डेल्टा R परसेंट हो जाएगा n टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100। एक न्यूमेरिकल यहां से बना लेते हैं। आपसे कहा जाए कि किसी वायर को पुल्ड किया गया या स्ट्रेच्ड किया गया, उसकी रेडियस पहले की हाफ हो गई, बताओ उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दो, टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100, तो हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू 100, तो हो जाएगा 15%। कितना आ जाएगा? 15%। कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 1, मतलब 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। मीन्स आपसे कहा जाए कि कोई एक वायर है जिसको स्ट्रेच्ड किया गया, तो उसकी रेडियस पहले की हाफ हो गई, बताओ रेजिस्टेंस कितने परसेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू 2 रख दो, टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 15%। तो मान लो आपसे कहा जाए कि किसी वायर को स्ट्रेच किया गया, उसकी रेडियस पहले की 1/3 हो गई, बताओ रेजिस्टेंस कितने परसेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू 3 रख दो, 81 माइनस 1 आपका ये 80% आ जाएगा। तो यहाँ से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1500% पहले में आ जाएगा और दूसरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद ये आपका रहा n टू द पावर माइनस 4 माइनस 1। अब अगली कॉन्सेप्ट आप देखिए, अगली कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर हम बात करते हैं। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? कभी कभी न्यूमेरिकल आपके यहाँ वायर के लेंथ और उसके मास से रिलेटेड आ जाता है। वो कहेंगे 3 वायर्स हैं जिनकी लेंथ L1 इतनी है, L2 इतनी है, L3 इतनी है, उनके मास M1 इतने हैं, M2 इतने हैं, M3 इतने हैं, उनके रेजिस्टेंस का रेशियो निकालिए। तो मीन्स आपको वायर की लेंथ दी गई हो, मास दिया गया हो, तब रेजिस्टेंस का रेशियो कैसे निकालें, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट देखना है। जरा ध्यान से देखिए, वॉल्यूम डज नॉट चेंज। जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच्ड करते हैं या पुल करते हैं तो वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बेस इनटू लेंथ, तो AL कांस्टेंट हो जाएगा। अब AL क्या है? वॉल्यूम है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपान डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपान डेंसिटी। तो जब वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, ये क्या है? वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, अब वॉल्यूम है मास अपान डेंसिटी के, तो मास अपान डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, मास अपान डेंसिटी भी नहीं चेंज होगी। अगर किसी वायर को स्ट्रेच करने पर वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है और वॉल्यूम इक्वल टू किसके है? मास अपान डेंसिटी, तो मास अपान डेंसिटी भी नहीं चेंज होगी। इसका मतलब AL इक्वल टू M अपान डी, AL इक्वल टू M अपान डी। तो यहाँ से A इक्वल टू क्या आ जाएगा? L यहाँ अपान में चला जाएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा M अपान L इंटू डी। A इक्वल टू हो जाएगा M अपान L इंटू डी। A इक्वल टू हो जाएगा M अपान L इंटू डी। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? R इक्वल टू रो L अपान A। R इक्वल टू होता है रो L अपान A। रो L को एक साथ कर लें, 1 अपान A को हम अलग कर दें, 1 अपान A को अलग कर दें। अब 1 अपान A की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आ जाएगी? 1 अपान A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? देखिए आपका A है M अपान LD, M अपान LD। अगर यहाँ से अगर आप यहाँ से 1 अपान A निकालेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1 अपान M हो जाएगा LD अपान M। क्या आ जाएगा? LD अपान M। तो 1 अपान A के प्लेस पर हम लिख सकते हैं L इंटू डी अपान M। L क्या है? लेंथ। D क्या है? डेंसिटी। M क्या है? मास। तो यहां से आपका आ जाएगा रो इंटू L 1 अपान A। 1 अपान A की वैल्यू ये पुट कर दो, तो R इक्वल टू हो जाएगा रो L इंटू L D अपान M।
रो एल इंटू यल इंटू डी अपान एम, तो आर इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू डी यल स्क्वायर अपान एम, रो इंटू डी इंटू यल स्क्वायर अपान एम। यहाँ पर रो क्या है, रजिस्टिविटी है, डी क्या है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर है, डी क्या है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर है, यल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है, यम क्या है, मास ऑफ द वायर है। तो यहाँ पर यम मास है, डी डेंसिटी है, यहाँ पर डी जो है वो डेंसिटी है, डी इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर। डी जो है वो डेंसिटी है, डेंसिटी चेंज होती नहीं है पुल्ड करने पर। अब आप देखें यहाँ पर गिवन मटेरियल के लिए, गिवन मटेरियल के रो और डी कांस्टेंट हो जाएगा। इफ मटेरियल डज नॉट चेंज, अगर मटेरियल नहीं चेंज करेंगे, टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे, तो रो और डी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आर किस पर डिपेंड करेगा, आर प्रोपोर्शनल यल स्क्वायर अपान एम, आर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, यल स्क्वायर अपान एम। यल क्या है, लेंथ, यम क्या है, मास, यल क्या है, लेंथ, यम क्या है, मास। इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी वायर को पुल्ड किया जाता है या स्ट्रेस्ड किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस यल स्क्वायर अपान यम पर डिपेंड करता है, उसका रेजिस्टेंस यल स्क्वायर अपान यम पर डिपेंड करता है। अब अगर हम थ्री रेजिस्टेंस ले लें, एक का रेजिस्टेंस R1 हो, एक का R2 हो, एक का R3 हो, हम जो है थ्री वायर्स ले लें, एक का रेजिस्टेंस R1 हो, एक का R2 हो, एक का R3 हो, सेम मटेरियल के थ्री रेजिस्टेंस ले लें, एक की लेंथ L1 हो, एक की L2 हो, एक की L3 हो, एक का मास M1 हो, एक का M2 हो, एक का M3 हो, और आपसे कहा जाए कि उनके रेजिस्टेंस का रेशियो निकालिए, उनके रेजिस्टेंस का रेशियो निकालिए, आपसे कहा जाए। क्वेश्चन ये आ जाए कि थ्री वायर्स हैं, सेम मटेरियल के बने हैं, उनकी लेंथ L1, L2, L3 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, उनके मास इतने ग्राम, इतने ग्राम, इतने ग्राम है, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना। उनके रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो क्या होगा, तब आप परेशान हो जाएंगे, यार सर ने तो मास का कोई फार्मूला बताया ही नहीं, हम इसको कैसे फाइंड आउट करें। तो उस केस में आपका फार्मूला आ जाएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल टू हो जाएगा L1 स्क्वायर अपान M1 रेशियो L2 स्क्वायर अपान M2 रेशियो L3 स्क्वायर अपान M3, मीन्स L1 स्क्वायर अपान M1 रेशियो L2 स्क्वायर अपान M2 रेशियो L3 स्क्वायर अपान M3। तो आप L1, M1, L2, M2, L3 स्क्वायर अपान M3 इससे रेशियो निकाल सकते हैं थ्री रेजिस्टेंस के वायर का, जब उनकी लेंथ दी गई हो और मास दिया गया हो। एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केस 3, हम देख लेते हैं। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केस 3, हम देख लेते हैं। केस 3 क्या कहता है, देखिए केस 3 ये कहता है, देखिए केस 3 में ये कोई एक वायर है ना, देखिए इसकी लेंथ कितनी है, यल है ना, और देखिए ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, जितना मोटा यहाँ पर वायर है उतना ही मोटा यहाँ पर है, जितनी थिकनेस यहाँ पर है उतनी थिकनेस यहाँ पर है। जैसे ये मार्कर है ये यूनिफॉर्म है, जितनी थिकनेस यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, हर जगह यूनिफॉर्म थिकनेस का, कहीं मोटा पतला नहीं है। तो जब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई वायर होता है तो उसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो यल अपान ए। जब कोई यूनिफॉर्म थिकनेस का कोई एक वायर होता है तो उसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो यल अपान ए, और रो हो गया, यल ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो रो यल अपान पाई आर स्क्वायर। या इसको हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, रो यल पाई आर स्क्वायर को लिख दो R इंटू आर, क्या रो यल अपान पाई आर स्क्वायर को लिख सकते हैं R इंटू आर, क्या लिख सकते हैं R इंटू आर। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, जो मोटा पतला ना हो उसके लिए लगेगा। लेकिन मान लो आपका कोई न्यूमेरिकल आ गया जिसमें देखिए ये वायर आ गया, यहाँ पर देखिए ये मोटा है, यहाँ पर देखिए थिक है, इसकी रेडियस स्मॉल R1 है, और दूसरी जगह पर देखिए वो पतला है, उसकी रेडियस देखिए यहाँ पर ये मोटा है, थिक ज़्यादा है, इसकी रेडियस स्मॉल R1 है। यहाँ पर देखिए ये पतला है, थीन है, इसकी रेडियस R2 है। लेंथ कितनी है, यल है, लेंथ क्या है, यल है। अब अगर इसका रेजिस्टेंस आपसे कहा जाए तो आप परेशान हो जाएंगे कि यहाँ तो ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है नहीं, सर ने बताया नहीं, हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसके हम डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा R इक्वल टू रो यल अपान पाई R1 R2।
R इक्वल टू रो यल अपान पाई R1 R2। याद करने का मैं आपको देखिए ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ देखिए रो यल अपान पाई R है, पाई R इंटू R है। देखिए यहाँ पर R इक्वल टू रो यल पाई R इंटू R है। एक R के प्लेस पर ये फर्स्ट इंड की रेडियस रख दीजिए R1, दूसरे R के जगह पर सेकंड इंड की रेडियस रख दीजिए R2। तो फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल टू रो यल अपान पाई R1 R2। R इक्वल टू रो यल अपान पाई R1 R2। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तब अप्लाई होगा जब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होगा। क्या? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होगा। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपसे डिस्कस किया कि जब किसी वायर को पुल्ड कर दिया जाए या स्ट्रेच कर दिया जाए, उस केस में उसके रेजिस्टेंस का चेंज कैसे निकालें। जब लेंथ का डिस्कशन किया गया हो तब कैसे निकालें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डिस्कशन किया गया हो तब कैसे निकालें, रेडियस का डिस्कशन किया गया हो तब कैसे निकालें, ठीक ना, ये डिस्कस किया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो यल अपान ए होता है। रो क्या है? रजिस्टिविटी है, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो R रो पर भी डिपेंड करता है। रो क्या है? रजिस्टिविटी है, जो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी वायर की मतलब किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है, और रजिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। ये हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और हमने शुरुआत की क्लास में बताया था कि रेजिस्टेंस हमेशा किन्हीं दो पॉइंट के बीच में निकाला जाता है या किन्हीं दो सरफेस के बीच में निकाला जाता है। तो अगर उन दो पॉइंट के बीच में लेंथ सेम रहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना चेंज हो, तो शेप पर रेजिस्टेंस नहीं डिपेंड करता। शेप चाहे जैसा कर दो, उससे मतलब नहीं है। बस दोनों पॉइंट सेम हो और लेंथ सेम हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना बदल रहा हो, तो जो है रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। तो आपके एकेडमिक एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक कहेंगे किसी वायर को स्ट्रेच किया गया तो उसकी लेंथ इतने टाइम्स हो गई या इतने % चेंज हो गई, रेजिस्टेंस निकालो। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि किसी वायर को स्ट्रेच किया गया, उसकी डायमीटर इतना चेंज हो गया या रेडियस इतना चेंज हो गया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना हो गया, तब रेजिस्टेंस निकालो। एक क्वेश्चन आएगा ये कि लेंथ का और मास का रेशियो दिया गया हो तो रेजिस्टेंस का निकालो। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इनके लिए आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक ना। गुड बाय। ओके।